हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के सामने डॉक्टर शुभम बाला। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है, मतलब ये उन चैप्टर्स में से है, देखो हम इसको क्रैश कोर्स में पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना श्योर है ना। तो एक क्वेश्चन बनना तो इसमें से बिल्कुल तय है, बाकी हम उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चंस भी आने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो इसकी थ्योरी मैं पहले ही आपको डिटेल में कवर करवा चुका हूँ, जो भी XYZ जितना भी लिमिटेड टाइम में हो सकता था। सो फिर नाउ अभी इसके एमसीक्यूज़ करते हैं, और दोस्तों बिल्कुल ध्यान से इस एमसीक्यूज़ को करना, और आई रिकमेंड कि इसको करने के बाद आप एक बार प्रीवियस ईयर्स की बुक या फिर कोई भी XYZ जो भी बुक अभी तक आप फॉलो कर रहे थे उसके कुछ एमसीक्यूज़ आप लगा लेना, तो ये जो है बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा ये चैप्टर। क्लियर है? सो लेट्स बिगिन विद न्यूक्लियस एमसीक्यूज़। ओके, सो दोस्तों हमेशा की तरह मैंने क्या किया है, चैप्टर को कुछ पार्ट्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। क्लियर है? तो आ जाइए दोस्तों, समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला वाला क्या कह रहा है? ओके, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मास नंबर 27 एंड 64 इज। दोस्तों हमसे दोनों का रेशियो पूछा है कि भाई हमें R1/R2 का रेशियो बताइए यदि उनका मास नंबर हमें गिवन है। क्लियर है? सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रेडियस और मास नंबर का क्या रिलेशन होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू A का पावर 1/3। क्लियर होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है A1/A2 का पावर 1/3 ये हो जाएगा। एंड वेरी सिंपल, आपको दोनों का A1 और A2 दोनों गिवन है, तो यहाँ पर 27/64 का पावर 1/3 रखेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा बताइए? 27 का 3 × 3 × 3। क्लियर है? और ऐसे ही 64 मतलब 4। सो व्हाट विल बी द रेशियो? 3/4। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, बट आपको दिस रिलेशन, आई टोल्ड यू कि ये वाला जो रिलेशन है आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ओके दोस्तों, कभी यदि इस साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और आपसे पूछे जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम पूछा जाए, तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा? आपको बता चुका हूं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए। और जो डेंसिटी होती है दोस्तों, डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। वो जो रहता है हर न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट। बात समझ में आती है आपको? वेरी नाइस। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रीड करते हैं। The ratio of surface area of the nuclei of Te125 to that of aluminum 27। क्लियर है? इस बार दोस्तों हमसे क्या पूछा? सरफेस एरिया। सो लेट्स कंसिडर अ न्यूक्लियस अ स्फेयर। क्लियर है? तो मान लीजिए हमें इसका R1 और दूसरे वाले का R2 पता है, तो मुझे बताइए सरफेस एरिया फर्स्ट वाले का कितना होगा? 4πr1²। दूसरे वाले का कितना होगा? 4πr2 का स्क्वायर। यदि मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा S1/S2, तो 4π कट के R1/R2 का स्क्वायर, ये हमें जो है अल्टीमेटली ये निकालना है। तो उसके लिए क्या मुझे रेडियस का रेशियो चाहिए होगा? तो देखिए अब रेडियस का रेशियो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था, सेम टू सेम वैसे ही आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है R1/R2 इज इक्वल टू, है ना दोस्तों, यहाँ प्रोपोर्शनल रेशियो है इसीलिए विल बी इक्वल टू A1/A2 का पावर 1/3। मुझे बताइए A1/A2 हमें क्वेश्चन में 25 और 125 और 27 गिवन है। 125/27 का पावर 1/3। क्लियर है? तो दैट विल बी 5/3 R1/R2। क्लियर है? ये हमें रेशियो मिल गया यहाँ पर से। देखिए दोस्तों बस यहाँ पर आपको पुट करना है S1/S2 इज इक्वल टू 5/3 का स्क्वायर मतलब 25/9। सो दिस इज योर आंसर, 25/9। बात समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। देखिए ये तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन जो था बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, बट आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि ऐसा होता, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, बट यार हम तो समझदार बच्चे ना, हमें सब आता है, बाला सर से पढ़े हुए हो यार। तो आपको आना चाहिए बेसिकली। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा भेजा घुमाने का और आंसर पाने का। क्लियर है? ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना दैट इज रेडियो एक्टिविटी। क्लियर है? सो रेडियो एक्टिविटी समझते हैं दोस्तों। मैं आपको रेडियो एक्टिविटी में पूरा बता चुका हूँ, अल्फा बीटा गामा, और किस में क्या होता है, जेड में क्या चेंजेस आते हैं, ए में क्या चेंजेस आते हैं, और कौन सा कब होता है। क्लियर है? ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो नाउ क्वेश्चंस पर आते हैं डायरेक्टली। देखिए, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ
X81 237 emits 3 alpha particles, 1 beta particle and 1 gamma particle. The product nucleus will be. दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप बाकायदा एक इक्वेशन लिखिए, है ना, इक्वेशन. सो लिखते हैं, आ जाओ इधर पर देखते हैं. X81 237 क्लियर है. इसमें से सबसे पहले 3 अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, तो 3 हीलियम 24 निकले, प्लस क्या निकला, एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल, तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल और साथ में एक गामा पार्टिकल निकला. और उसके बाद प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो है, मान लीजिए यहाँ पर साथ में प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनता है यहाँ पर Y. क्लियर है, ये सारी चीज़ें, तो Y में ये अपन को चीज़ें मिल गई हैं. क्या बात समझ में आता है दोस्तों? तो यहाँ पर मान लीजिए कि Y का ये एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है. क्लियर, तो ऐसा सिंपल सा इक्वेशन आप बना लीजिए. दोस्तों मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि टोटल जितने प्रोटॉन्स राइट साइड है उतने ही लेफ्ट साइड में होंगे, मतलब राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड. ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भेजे में बात होनी चाहिए. क्या बात समझ में आती है? क्या होनी चाहिए बात कि भाई सारे z का राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और वैसे ही सेम टू सेम मास नंबर का राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. तो आ जाइए सबसे पहले मास नंबर की बात करें यहाँ पर, तो हमें क्या देखने को मिलता है, 237 इज इक्वल टू, है ना. अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर क्या है, देखिए यहाँ पर 4 है, लेकिन हीलियम के कितने टोटल पार्टिकल्स निकले हैं, 3. क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 4. क्लियर. अच्छा, बी का तो बीटा का तो 0 ही होता है, और यहाँ पर गामा का भी 0 होता है, और इज इक्वल टू प्लस ए. तो क्या समझ में आती है बात आपको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों, आपको यदि ये बात याद हो गई ना, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे भी आपसे दे दिए जाए, आप बिल्कुल विचलित मत होना. ओके, सो नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए दोस्तों. 237 क्लियर है, ये 12 हो गया, -12 इज इक्वल टू ए है. आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 और 2 और ओके 225. तो हमको ए का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों, 225. नाउ अपन थोड़ा सा z को भी ऐड कर देते हैं दोस्तों. देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, 81 इज इक्वल टू, इधर बताइए कितना है टोटल, हीलियम का 2 होता है दोस्तों, बट यहाँ पर कितने हीलियम निकले हैं, 3. क्लियर है, सो दैट विल बी 3 × 2. और यहाँ पर देखिए -1 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, Z, क्योंकि दोस्तों इसका गामा का तो 0 ही होता है ना यार, तो बार बार कंसीडर क्यों करना. गामा पार्टिकल कहीं पर भी निकले आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सिर्फ क्या होगा, गामा पार्टिकल एमिशन का मतलब पहले जो न्यूक्लियस था थोड़ा सा अनस्टेबल था. क्लियर है, पहले थोड़ा सा अनस्टेबल था, लेकिन बाद में कुछ स्टेबिलिटी पाली उसने एक गामा पार्टिकल एमिट करके, बट Z में और A में देयर विल बी नो चेंज एट ऑल. ओके, सो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो दोस्तों. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 81 इज इक्वल टू 6 - 1 मतलब 5 plus Z. क्लियर है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z? Z विल बी 81 - 5, दैट विल बी 76. क्या बात क्लियर है? सो A इज इक्वल टू 225 और Z इज इक्वल टू 76. क्लियर है, सो देखिए दिस इज योर आंसर. क्या बात समझ में आती है दोस्तों? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड मेथड है कि आप एक बाकायदा इक्वेशन लिखें. आने वाले सारे क्वेश्चन में मैं ऐसी ही इक्वेशन आपको बार बार लिखवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन है ना आप वर्बली सॉल्व करें. देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बात समझ में आ रहा है, आपको एक बात पता है ऑलरेडी, है ना, कि भाई अल्फा पार्टिकल के निकलने से ही सिर्फ ए चेंज होता है. क्लियर है, अदरवाइज किसी भी पार्टिकल के निकलने से ए चेंज नहीं होता, मास नंबर उतना ही रहता है दोस्तों. क्लियर है, तो देखिए यदि पहले 237 था और कितने 3 अल्फा पार्टिकल निकले, तो एक अल्फा पार्टिकल से ए 4 माइनस होता है, तो कितना 12 माइनस हो जाएगा, मतलब 225. डायरेक्टली आप ए लिख सकते थे प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का. क्लियर है कि नहीं? तो इससे आपको डायरेक्टली ये बात पता चल जाती है प्रोडक्ट न्यूक्लियाई. सो इतना सोचने का नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करने का. क्लियर है, बट स्टिल यदि आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि नहीं यार टफ जा रहा है, तो प्लीज डू राइट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन. ओके, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी. देखिए पूरा सॉल्यूशन स्क्रीन के सामने है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ओके, इसको पढ़िए जरा. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल रिस्पेक्टेड एमिटेड इन द क्वेश्चन. वाह, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें गिवन था कि इतने अल्फा पार्टिकल निकले तो भाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा. क्लियर है, अभी हमसे क्या बोला गया है? अभी हमसे बोला गया है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट है, तो बताइए कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल निकले होंगे. क्लियर है, तो आ जाइए इसको समझते हैं. इक्वेशन लिखिए वापस से, मैंने आपको जैसा बताया, A88 196 gives B78 164. मान लीजिए दोस्तों कि x अल्फा पार्टिकल और जो है मान लीजिए कि y बीटा पार्टिकल निकले हैं. क्लियर है, तो क्या लिखोगे आप? x
हीलियम 24 है ना, प्लस क्या लिखोगे y बीटा नेगेटिव पार्टिकल। क्लियर है, ये आपने बाकायदा वैसी ही इक्वेशन बना ली जैसे हमें चाहिए थी। और फिर क्या है दोस्तों, वापस से वही सा कॉन्सेप्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कीजिए। 196 इज इक्वल टू 164 प्लस बताइए क्या हो जाएगा, 4x प्लस 0। दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो आपको देखना यहाँ पर मिलेगा 196 माइनस 164 इज इक्वल टू 4x। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2/3 मतलब आपको मिल जाएगा 8। क्लियर है, तो हमने देखिए अल्फा पार्टिकल कितने थे, x इज इक्वल टू हमें 8 मिल गया। क्लियर है, 8 अल्फा पार्टिकल निकले। क्लियर है, अब दोस्तों जैसा अपन ने ए के लिए इक्वेशन लिखा वैसी ही इक्वेशन z के लिए भी लिख डालो, आप फटाफट से लिख डालो। आ जाओ इसको लिख डालते हैं अपन, है ना। देखो इसको आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 88 है ना, इसको आप लिखिए यहाँ पर 88 इज इक्वल टू 78 प्लस हीलियम का 2 है बट टोटल कितने हैं x, तो 2x। क्लियर है, यहाँ पर देखिए -1 है कि नहीं है, तो यहाँ पर यदि y नंबर्स है तो -y। क्लियर है, ये देखिए आपकी इक्वेशन बन गई दूसरी वाली। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कीजिए, सो 88 माइनस 78 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू दोस्तों कितना है अपन ने 8, तो इसको अभी हाथों हाथ यहाँ पर लिख दीजिए -y। तो क्या बचा 10 इज इक्वल टू 16 माइनस y, इसको इधर ले जाओ तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो हमें y का वैल्यू भी क्या मिल गया दोस्तों, y इज इक्वल टू 6। तो मुझे बताइए कितने अल्फा पार्टिकल थे, x और मतलब 8, और कितने बीटा पार्टिकल्स थे, 6 पार्टिकल्स थे। एम आई राइट, बढ़िया। सो हमसे अल्फा और बीटा का पूछा है तो 8 और 6, आंसर इज विल बी दिस। बात समझ में आता है, कितना सिंपल है ना यार। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको इसे फटाफट से सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसको समझते हैं। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन डिके गिवन बिलो द पार्टिकल एमिटेड इन द सीक्वेंस आर। अच्छा, ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। हमें बोला हमें देख के बताइए कि कौन कौन से पार्टिकल निकले। नंबर निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है दोस्तों, कैलकुलेशन से ही तो हम भागते हैं। थोड़ा डर सबको लगता है यार, है ना, डरने का नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करने का यार। दोस्तों मैं एक बायो स्टूडेंट हूँ, बट इसके बावजूद मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है हमेशा फिजिक्स में आया करते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम लिटिल वीक इन कैलकुलेशन यार, मेरे को भी कैलकुलेशन से थोड़ा प्रॉब्लम होता, बट मैंने उस चीज़ को कभी कमज़ोरी नहीं बनने दी दोस्तों। बहुत प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना खूब सारा दोस्तों, बहुत टैलेंटेड जो लोग होते हैं ना उनको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है यार। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो जो जिनके पास बहुत दिमाग है उनसे भी आगे आप निकल सकते हो। क्लियर है, तो यदि आपको कुछ कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है तो बस उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या बात समझ में आती है? चलिए तो इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा आसान है, मैं तो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन देखता हूँ मेरा दिल ही खुश हो जाता है देख के। चलिए सो इसको समझते हैं ज़रा। XZA। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा मत समझिए कि हाँ ए लिखना गलत है। ओके, सो इससे सबसे पहले जो है दोस्तों हमें एक प्रोडक्ट बनता है Y जिसमें Z+1 हो गया। क्लियर है, और A तो है सेम टू सेम। मुझे बताइए ऐसा कब होता है, Z+1 कब होता है? जब बीटा नेगेटिव पार्टिकल का एमिशन होता है सबसे पहले। फिर यहाँ किसका एमिशन होगा? बीटा पार्टिकल का। क्या बात समझ में आती है? किसका एमिशन हुआ यहाँ पर? सबसे पहले बीटा पार्टिकल। नेक्स्ट बताइए इसके बाद दूसरा क्या निकला है दोस्तों? दूसरा एक B बना है जिसमें Z-1 है और दूसरा A-4 है। दोस्तों यहाँ पर आप ए को देखो, पहले ए था फिर A-4 था। मुझे बताइए ए जो है 4 से चेंज कब होता है? जब क्या निकला हो? एक अल्फा पार्टिकल। समझ में आई बात? अच्छा मुझे बताइए कि पहले Z+1 था, एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो क्या -2 हो जाता है? क्लियर है कि नहीं? तो जब आप Z-1 में -2 करोगे, Z+1 में सॉरी -2 करोगे तो विल बी Z-1। क्लियर है, तो यहाँ पर पक्के से यहाँ पर दोस्तों क्या निकला है? एक अल्फा पार्टिकल निकला है। क्लियर है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या बनता है? B, और यहाँ पर Z-1 और A-4। दोस्तों ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो यहाँ स्टार लगा हुआ है, इट सेज दैट दिस वाज इनिशियली अनस्टेबल न्यूक्लियर। क्लियर है, और जब ये B में कन्वर्ट हो गया तो इट बिकेम स्टेबल। क्लियर है, तो मुझे बताइए जब कुछ चेंज नहीं हुआ, ये भी सेम टू सेम है, Z-1 भी सेम टू सेम है, सिर्फ स्टार हट गया, इसका मतलब स्टेबिलिटी हासिल करी इसने कौन सा पार्टिकल एमिट करके? गामा। तो पहले बीटा, फिर अल्फा और फिर गामा। क्लियर है, बीटा, अल्फा और फिर गामा। आंसर विल बी डी।
क्लियर, समझ में आया आपको अच्छे से, वेरी नाइस। अब आते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, in a uranium radioactive series the initial nucleus is uranium 23892 and that the final nucleus is lead 20682. When uranium nucleus decays to lead the number of alpha particle and beta particle emitted are, दोस्तों वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। आपको एक इक्वेशन लिखना है कि यूरेनियम 92 जो है 238 उसमें से Pb 20682 निकला, साथ में मान लीजिए x अल्फा पार्टिकल निकले और मान लीजिए y बीटा पार्टिकल निकले, तो ये आपकी इक्वेशन लिख गई है। फिर क्या है दोस्तों, उसके बाद तो सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बात क्लियर हो रही है आपको, वेरी नाइस। तो देखो मैं फटाफट इक्वेशन लिख देता हूँ, लिखूँ क्या यार, मेरे को लगता है कि यार ये क्वेश्चन आपको इसके बाद सॉल्व करना चाहिए, क्लियर है। और मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, इसका आंसर इट इज 8 अल्फा पार्टिकल्स एंड 6 बीटा पार्टिकल्स, क्लियर है। तो आप इसको प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिएगा, और यदि आपको इसका आंसर नहीं सॉल्व करना आया तो आप जो है हमारे फेसबुक पोर्टल में आके हमसे डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्टली, क्लियर है। चलिए, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A radioactive nucleus of mass number A initially at rest emits alpha particle with speed v. The recoil speed of the daughter nuclei will be. दोस्तों सबसे पहले तो एक न्यूक्लियस बनाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए A, क्लियर है। अब क्या हुआ, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला दोस्तों, यहाँ से अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस जिसका मास क्या होता है 4, क्लियर है। और दूसरा यहाँ पर मान लीजिए डॉटर न्यूक्लियर Y निकला, उसका मास नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली A-4, क्लियर है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन है ना, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बहुत जगह पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। मतलब ये क्वेश्चन एक अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन क्यों है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस चैप्टर का भी थोड़ा टच है, और दूसरा जो है वहाँ पर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन का टच है। दोस्तों जब भी बॉम्ब फूटता है या इस टाइप का कुछ होता है कि एक पार्टिकल टूट के 2 में बट गया, तो दोस्तों तब क्या होता है, देयर इज नो एक्सटर्नल एक्टिंग फोर्स, और जब भी देयर इज नो एक्सटर्नल एक्टिव फोर्स, इसका मतलब क्या है, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। समझ में आई बात। और जब मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, इसका मतलब सारे पार्टिकल का मोमेंटम का सम क्या होता है, 0। क्या बात समझ में आया। या फिर मैं यहां पर यूं कहूं कि इसका मोमेंटम जितना इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम उतना ही उस डायरेक्शन में हो जाएगा, तभी दोनों का मोमेंटम नेट मिला के क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मोमेंटम बताइए बेसिकली m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। बात समझ में आ रही है। इसका मास है 4 और इसका वेलोसिटी हमें गिवन है v। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, हमें गिवन है कि यार इनिशियल एट रेस्ट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विद स्पीड v, तो हमें बेसिकली v गिवन है। और दूसरे वाले स्पीड मान लीजिए v डैश, तो हमें क्या मिल गया 4v इज इक्वल टू, दूसरे वाले का मास क्या है a-4 इंटू वी डैश, क्लियर है। तो बस बेसिकली हमें v डैश के लिए सॉल्व करना है, तो 4b अपॉन a-4 इट इज़ v डैश। वेरी वेरी सिंपल दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो है नीट के तो फेवरेट क्वेश्चन है ना, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़े से 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट थोड़ा मिल जाए तो देखने में ऐसा लगता है कि इट इज टफ, बट होता वो बड़ा सिंपल है, क्लियर है। ओके तो अब आते हैं दोस्तों अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए एएफएमसी में पूछा जाता है, अब तो होता नहीं एएफएमसी, लेकिन एएफएमसी जैसे एग्जाम्स में भी मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और मेरा ऐसा मानना है कि एपीएमटी इतने घटिया लेवल का एग्ज़ाम है कि वो हमेशा दूसरे अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चन चुरा के जो है वो अपनी झोलियाँ भरता है, क्लियर है। तो भाई मेरे लिए तो भाई आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो तो आपकी नैया पार होना तय है। ओके सो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए एक कंडीशन मैंने बताई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर है। तो बस आप हर जगह देख लो यहाँ पर है ना, 10 + 4 इज इक्वल टू 13 + 1 बिल्कुल सही, 5 + 2 बट 7 गलत है ना, 7 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 और 2 7 हो गए सिर्फ, क्लियर है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं, 23 + 1 24 और 20 प्लस बिल्कुल, 11 + 1 क्या हुआ 12, और यहाँ पर 10 + 2 12। सो दिस इज पॉसिबल, क्लियर है। अब इस वाले को देखते हैं, 239 और यहाँ पर 239, बीटा तो 0 और ये भी 0, सो यस। फिर यहाँ 93 इज इक्वल टू 94 और -1, दिस इज यस बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्लियर है। 93 और 94 -1, क्लियर है। इसको देखते हैं 11 और +1 और 12
ये ऊपर 3 के 7 + 1 और यहाँ 6 - 1 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली बी एंड सी ऑप्शन इट इज पॉसिबल, क्लियर है, बी और सी ऑप्शन जो है पॉसिबल है। बट दोस्तों यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, यहाँ सोडियम है ना, और यहाँ कुछ अलग ही नेपच्यूम ऐसा ही कुछ है ना, 239 करके। सो सोडियम जो है दोस्तों काफ़ी स्टेबल होता है यार, सोडियम इतनी आसानी से टूट के एक न्यूक्लियर रिएक्शन कर ले, इट इज़ वेरी रेयर चांसेस, है ना भाई। आपको थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाना है कि भाई ये किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ऑप्शन में है, बट फिर भी हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर एक सी ऑप्शन दिया होता कोई ऐसा कि जिसमें इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता, तो हमें बिल्कुल इस बी ऑप्शन को ही टिक करना पड़ता, क्लियर है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर दो इक्वेशन हमें ऐसी गिवन है जिसमें अपना राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाई साहब एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मैंने कहा क्या बेसिस है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो भाई क्या बेसिस है इसका कि भाई ये थोड़ा सा क्या होता है, स्टेबल होता है, क्लियर है, ओके। सो अल्टीमेट आंसर विल बी सी। समझ आई बात आपको, ओके। अब आते हैं अपन दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज रेडियो एक्टिव काइनेटिक्स। चलिए आ जाइए, इसको समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज 24 आवर्स, बिल्कुल सही, हमें गिवन है टी हाफ इज इक्वल टू 24 आवर्स, क्लियर है। जो भी आपको गिवन है उसको आप लिखते जाइए। द टाइम टेकन फॉर द रेडियो एक्टिव मटेरियल टू डिके टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, क्लियर है, 1/8 ऑफ द इनिशियल अमाउंट तक मतलब जो है बचने में कितना समय लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। दोस्तों इस चैप्टर में मतलब बेसिकली इस टॉपिक में काइनेटिक्स की बात करूं, दो बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमने पढ़े थे। मुझे बताइए क्या आपको ये याद है, n0 - λT, जिसमें ये क्या था, n क्या था, रिमेनिंग नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, n0 क्या था, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, लैम्डा डिके कांस्टेंट और t क्या था, टाइम, क्लियर है। सेम टू सेम इसी का मॉडिफिकेशन अपन ने पढ़ा था, n0 1/2 T/T हाफ, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करने दोस्तों, इसका थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला जब भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो और कुछ आपको लगे कि एक्सपोनेंशियल के पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, तो फिर आप इसको यूज कीजिए। और कभी आपको ऐसा लगता है कि 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 इस टाइप से कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसको यूज कीजिए। सो फॉर नाउ हमें क्या दिख रहा है, 1/8 ऑफ द इनिशियल अमाउंट, तो फिर हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे, क्लियर है। तो आ जाइए इस फॉर्मूले को रखते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, n इज इक्वल टू n0 1/2 का पावर T/T हाफ, क्लियर है। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन फॉर द रेडियोएक्टिव मटेरियल, हमसे टाइम पूछा है इसमें, ये वाला टाइम, टू 1/8 ऑफ द इनिशियल अमाउंट, मतलब हम कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू n0/8 हो गया, क्लियर। तो लिखिए यहाँ पर n0/8 इज इक्वल टू n0 1/2 का पावर t, और हाफ लाइफ बताइए, इसको भी रख ही देते हैं यहाँ 24 आवर्स, क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते, देखिए n से कैंसिल हो गया। अब कैसे सॉल्व करें इसको दोस्तों, क्या 8 को मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, क्लियर है, और इज इक्वल टू 1/2 का पावर T/24 लिख सकता हूँ क्या दोस्तों। जब 2 का पावर सब है तो क्या 3 को आप डायरेक्टली इससे कंपेयर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 3 इज इक्वल टू T/24, समझ में आया बात। तो T हमें क्या मिलेगा, 24 × 3, क्या ये बात समझ में आता है आपको। तो कितना आ जाएगा, 72 आवर्स, क्या बात समझ में आती है आपको, T इज इक्वल टू 72 आवर्स। सो दिस इज योर आंसर, क्लियर है दोस्तों। और मैं तो एक बात बताता हूँ, इतना सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि 1/8 हो गया है। मुझे बताइए एक हाफ लाइफ में हाफ हो जाता है, 2 हाफ लाइफ में 1/4 हो जाएगा, और 3 हाफ लाइफ में 1/8 हो जाएगा। एक हाफ लाइफ यदि 24 घंटे का है तो 3 हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, 24 × 3। वेरी सिंपल, डायरेक्टली दोस्तों, बिल्कुल आपको है ना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बट स्टिल मैं आपको, मेरा कर्तव्य है कि भाई मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से भी बताऊँ, क्लियर है। चलिए क्या बात समझ में आता है आपको, वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। N1 एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एमिट्स N2 बीटा पार्टिकल्स पर सेकेंड। दोस्तों देखिए गिवन क्या है, N1 एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव, हमको N1 क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ना, हमें एक्टिव न्यूक्लियाई पता है, दिस इज एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। N2 क्या है दोस्तों, N2 बीटा पार्टिकल्स पर सेकेंड, मतलब इट इज डिके पर सेकेंड, बात क्लियर है आपको। तो मुझे बताइए N1 जो है ये आपको बेसिकली N0 गिवन है, और ये N2 बीटा पार्टिकल पर सेकेंड मतलब डीके पर सेकेंड, व्हाट इज इट, दिस इज एक्टिविटी, समझ में आई बात, दिस इज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी R
इज इक्वल टू n2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है, हमसे पूछा गया है द डिके कांस्टेंट। तो मुझे बताइए क्या एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा n होता है कि नहीं होता? आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर देख के क्या लग रहा है, एक्टिविटी हमको पता है इट इज n2 लैम्डा और ये हमें पता है n1। तो बताइए हमें लैम्डा का वैल्यू चाहिए, दैट विल बी n2 बाय n1। देखो दोस्तों, एम्स में ऐसा क्वेश्चन आया यार, बिल्कुल डायरेक्टली, है ना। और मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ इसीलिए बड़ा अच्छा लग रहा है, बट मैं आपको सच बताऊँ n2 बीटा पार्टिकल्स पर सेकेंड, ये थोड़ा सा सुनने में देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि यार भाई पहले n1 दे रखा है, n2 दे रखा है, और n2 इज मतलब एक्टिविटी। क्लियर है, बट हाँ भाई ऐसा है और आपको इसको अच्छे से समझना है। क्लियर, बात समझ में आता है आपको? अच्छे से आप शब्दों को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में गिवन क्या है। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज 5 years, देन परसेंटेज ऑफ इट्स रिमेन आफ्टर 25 years, है ना। क्या बोला है कि हमको टी हाफ जो है, टी हाफ का वैल्यू हमें गिवन है इट इज 5 years, और हमसे कहा गया है कितना परसेंट बचेगा आफ्टर 25 years। टाइम हमें गिवन है 25 years, कितना परसेंटेज। तो दोस्तों क्या हमें ये देखिए गिवन है कि नहीं गिवन, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 टी बाय टी हाफ, ये आपको याद है कि नहीं दोस्तों? बताइए, इस इक्वेशन से n बाई एन नॉट निकाल सकते हैं। ये क्या है बताइए, n बाई एन नॉट, क्या ये वो फ्रैक्शन है जो बचा हुआ है? समझ में आई बात? अबे इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो नहीं मिल जाएगा कि कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज डिके हो गया दोस्तों। फ्रैक्शन में अपन जब 100 का मल्टीप्लाई कर दो दैट बिकम्स परसेंटेज। सो n बाय एन नॉट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 का पावर, टाइम कितना गिवन है 25 और टी हाफ कितना गिवन है 5। क्लियर है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, इधर देखिए ये हो जाता है 1/2 का पावर 5, और 1/2 का पावर 5 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 32। क्लियर है, अच्छा अब ये तो हमारा फ्रैक्शन था, अभी मेरे को परसेंटेज चेंज निकाल, तो n बाय एन नॉट इंटू 100 इज इक्वल टू 1/32 इंटू 100। अब देखिए 32 से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 3 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इनफैक्ट मोर देन 3 पॉइंट, तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है 3 के आसपास 3.25। क्लियर है दोस्तों, ये फॉर्मूला लगाने का जरूरत ही नहीं था यार, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। ओके, आ जाओ जरा समझते हैं कि यार सर कैसे दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर अपन, आ जाओ समझते हैं। क्लियर है, देखो अपने पास मान लो 100% है। क्लियर है, तो एक हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा मुझे बताओ आप, 50 हो जाएगा। दूसरे हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा दोस्तों 25, तीसरे हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा 12.5। क्लियर है, और तीसरा चौथा, फिर मुझे बताइए चौथे हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा 6.25। क्लियर है, और पांचवें में कितना हो जाएगा, इसका भी आधा 3.125। क्लियर है, तो देखिए 5 हाफ लाइफ में कितना सबका आधा 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 होगा, आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, आप इस चीज को याद रखिए हमेशा कि एक हाफ लाइफ में 50, दूसरे में 25, तीसरे में 12.5, सब आधा 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 होता जा रहा है। क्लियर है, क्योंकि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर डिके इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, सेम परसेंटेज डिके टेक्स सेम टाइम। मैं आपको बता चुका हूं थ्योरी वाले लेक्चर में। क्लियर है, सेम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, सेम परसेंटेज चेंज हैपेंस इन सेम टाइम। क्लियर है, वेरी नाइस। तो आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन पर, आप इसको इस फॉर्मूला को लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल का पावर लैम्डा टी। इसको लगा के भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो आपको बस फॉर्मूला सिलेक्शन थोड़ा सा करना है ना, इस पर्टिकुलर काइनेटिक्स में हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसको समझते हैं। The fraction of a sample of radioactive nuclei that remains undecayed in one mean life। मीन लाइफ मतलब टाउ होता है क्या दोस्तों, 1/λ के बराबर। याद कीजिए, मीन लाइफ में बता चुका हूं मैं आपको। पूछा क्या है आपसे, द फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई दैट रिमेन्स अनडिकेड। ठीक है, हमसे अनडिकेड का पूछा गया है। अनडिकेड मतलब रिमेनिंग नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब हमसे बेसिकली n बाय एन नॉट पूछा गया है। वेरी सिंपल यार, मुझे बताओ क्या आपको ये रिलेशन याद है, n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल का पावर लैम्डा टी। अब देखिए ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि देखिए ऑप्शन ऐसा कुछ दे रखा है ना, तो हमें इसी फॉर्मूले को लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। तो वही है बात, थोड़ा फॉर्मूला सिलेक्शन पर आ जाती है कि आप उन दोनों में से कौन सा चूज करते हो। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन देख के तो यही चूज करूंगा। क्लियर है, अब इसको आ जाओ थोड़ा सॉल्व करते हैं। n बाय एन नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का पावर लैम्डा, और टाइम इज इक्वल टू, देखिए टाउ का वैल्यू रख दूंगा, टाउ का वैल्यू 1/λ। तो देखिए सॉल्व करने पर हमको लैम्डा से लैम्डा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सो n बाय एन नॉट इज इक्वल टू ई का पावर -1, और -1 का मतलब e। सो दिस इज योर आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा लगता है ऐसा है, बट भयंकर लेवल का सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है, सारे बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लियर है? देखो, टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव डिके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड लैम्डा रिस्पेक्टिवली। चलो, दो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मान लो, ये ए है जिसका है 5 लैम्डा और दूसरा बी है जिसका है लैम्डा। क्लियर है? एट टी इज इक्वल टू 0 जो है, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। मान लीजिए इसका भी n0 है, इसका भी n0 है। क्लियर है? आपसे पूछा क्या गया है, the ratio of number of nuclei of A to those of B will be 1/e² after a time। मतलब हमसे पूछा गया कि बताइए कितने टाइम बाद इसका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है और इसका जो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, उनका रेशियो 1/e² हो जाएगा। आपसे ये सवाल पूछा है बेसिकली। क्लियर है? तो मुझे बताइए, नंबर 1 यदि मैं n1 लिखूं तो क्या हो जाएगा, n0 एक्सपोनेंशियल का पावर 5 लैम्डा, और अभी मान लेते हैं वो टाइम t है। क्लियर है? फिर दूसरा बताइए, n2 इज इक्वल टू n0, इनिशियल नंबर दोनों का सेम है, सो n0 मैं दोनों का लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस क्या होता है दूसरे वाले का, हमें लैम्डा के बना है ना, लैम्डा और टी दोनों को दोस्तों डिवाइड कर दीजिए तो हमें n1/n2 जो मिलता है दैट इज एक्सपोनेंशियल का पावर 5 लैम्डा टी, और यहाँ एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस लैम्डा टी। समझ में आती है ये बात? और हमें जो है ये वैल्यू गिवन है एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर इसके बराबर। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं ऑलरेडी, है ना। वेरी सिंपल, देखो सिंपल से फॉर्मूले हैं, बिल्कुल आपको वही इस्तेमाल करना है। क्लियर? ओके, सो n1/n2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 एक्सपोनेंशियल का पावर 4 लैम्डा टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर। अब दोनों साइड कंपेरिजन करना है और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा टी इज इक्वल टू 2। तो मुझे बताइए t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको इधर पर लेके जाएंगे तो 1/2 lambda। So this is your answer, t is equal to 1/2 lambda, t is equal to 1/2 lambda। क्या बात समझ में आता है? देखिए सिंपल फॉर्मूला लगाया है मैंने और आंसर पा लिया। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लियर है? इसको आ जाते हैं। देखिए आपको यदि देखना हो इस सॉल्यूशन को तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बाकायदा इसको आप यदि नोट डाउन कर रहे हैं तो फिर इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। ओके, तो आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फिजिक्स बोर तो नहीं हो गया यार? देखो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, ट्रस्ट मी। आप लोग को ऐसा लगता होगा, आप लोग डरते होंगे कि भाई साहब दिमाग लगाना पड़ता है। अरे यार सबसे शानदार बात है कि इसमें रटना ही नहीं पड़ता है, थोड़ा सा भेजा इस्तेमाल करने का और आंसर निकालने का। यार मैं तो परेशान रहता हूँ कि भाई इतना पढ़ना रहता, इतना रटना रहता। भाई कब तक रटोगे आप? कॉन्सेप्ट याद रखो और कोई टेंशन वाली बात नहीं, बाकी सब एग्जाम में देखा जाएगा। ऐसा फट आंसर आता है यार। इतना प्यारा सब्जेक्ट जो है, दिमाग से तो सोचना ही है फिजिक्स में, है ना, लेकिन दिल लगा के दिमाग से सोचो यार, तब आपको फिजिक्स आएगा। सॉरी, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तो ठीक है, मेन बैच के जो वीडियोस होंगे उनको अपन खूब एंजॉय करके पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। अभी थोड़ा सा टाइम जो है हमारे पास लिमिटेड है तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पर। ओके, बाकी बातें तो बहुत सारी है करने के लिए। आप हमारे रेगुलर लेक्चर के स्टूडेंट्स बनो या फिर हमारे ऐप में ई लर्निंग प्रोग्राम पे यदि आप रजिस्टर करते हो तो भी आपको बहुत सारी बातें थ्रू आउट द सेशन सुनने को मिलेंगे। हम बहुत सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ इन्जॉय करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो फिलहाल के लिए हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ओके, हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी आर 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। चलिए अब बना लो यार, यहाँ पर ए है और दूसरा बी है। क्लियर है? ओके, इसका टी हाफ जो है इसका है 2 सेकेंड्स और इसका टी हाफ जो है इट इज़ 4 सेकेंड्स। क्लियर है? इनिशियली द सैंपल ऑफ ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। मान लो इसका भी n0 है, इसका भी n0 है। क्लियर है? आफ्टर 4 सेकेंड द रेशियो ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। समझ में आई बात? 4 सेकेंड्स दोस्तों, सिंपल इच क्वेश्चन है, मैं आपको 1 मिनट में खेल खत्म कर देता हूँ। ठीक है, देखो अपने पास n0 थे, कितने सेकंड बाद? टोटल 4 सेकंड बाद। मुझे बताइए इसका हाफ लाइफ यदि 2 सेकंड है तो 4 सेकंड मतलब कितने हाफ लाइफ दोस्तों? 2 हाफ लाइफ। क्लियर है? अब एक हाफ लाइफ में आधा हो जाता है, 2 हाफ लाइफ में 1/4 हो जाएगा। तो पहले यदि n0 है तो बाद में n0/4 बचेगा, n1। क्लियर है? और दूसरा n2 जो है ये क्या है, ये क्या बचेगा दोस्तों? देखिए हमारा 4 सेकंड का टाइम है टोटल, t इज इक्वल टू जो है हमको 4 सेकंड्स गिवन है ना। तो इसका हाफ लाइफ भी 4 ही सेकंड है, मतलब कितना हुआ अभी तक? अभी तक सिर्फ एक ही हाफ लाइफ हुआ। क्लियर है? तो n0/2, एक हाफ लाइफ में सिर्फ आधा होता है, तो हमें दोनों का रेशियो निकालना है दोस्तों। तो n1/n2 जो हो जाएगा n0/4 अपॉन n0/2, मतलब क्या हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। सो दिस विल बिकम योर आंसर। क्लियर है? अब दोस्तों ये चीज़ आपको थोड़ी नहीं समझ में आई, अरे क्या समझना है यार, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तो है यार। एक हाफ लाइफ में आधा हो जाता है, 2 हाफ लाइफ में 1/4 हो जाएगा, 3 हाफ लाइफ में 1/8 हो जाएगा, 116, 134 एंड सो ऑन। क्लियर है? इस टाइप से
तो आप देख के भी कई बार तो देख के आंसर आ जाते हैं इन सब क्वेश्चंस के, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियो आइसोटोप इज लैम्डा, क्लियर है। If A1 and A2 are the activities at time T1 and T2 respectively, the number of nuclei which was decay during the time T2 minus T1, क्लियर है। देखिए अपन बना लेते हैं दोस्तों, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और इसमें डिके कांस्टेंट लैम्डा है। T1 टाइम पे एक्टिविटी N1 थे, मतलब A1 थी, क्लियर है। तो एक्टिविटी A इज इक्वल टू, बताइए क्या लैम्डा N होता। R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, A से R से काय से भी कर सकते हैं दोस्तों, अपने घर की खेती है, क्लियर है। अब ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को मेरी मर्जी में XYZ कैसे भी रिप्रेजेंट करूँ, तो खैर बहुत लोड लाइन लेने का, सर ने तो भाई R बताया था, यहाँ तो ये लिखा हुआ एक ही बात है यार, है ना। ओके, सो A इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा मैं बता रहा हूँ T1 टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो T1 टाइम की, तो A1 हो गया, और मान लो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तब कितने थे, N1, क्लियर। दूसरा A2 इज रेडियोएक्टिविटी एट टाइम T2, जब मान लो कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचे, N2। तो बताओ क्या इन दोनों में से क्या यहाँ पर मैं N1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज A1 बाय लैम्डा, क्लियर है। और दूसरा N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 बाय लैम्डा। समझ में आई बात। सो N1 क्या है दोस्तों, N1 क्या है, N1 जो है यहाँ पर रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम T है, और फिर N2 क्या है, रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम T2, क्लियर है। तो यदि हमको निकालना है कि भाई कितना डीके हो चुका है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, N1 माइनस N2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा भाई साहब, मेरे को पता चल जाएगा कितने डीके हो गए थे बीच में, है ना। T1 पे इतने थे, T2 पर इतने हो गए, तो फिर इसको डिवाइड कर दो, तो भाई डिवाइड कर दोगे, सो A1 बाय लैम्डा माइनस A2 बाय लैम्डा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 बाय लैम्डा। ये क्या बचे दोस्तों, रिमेनिंग ये क्या है भाई, डिकेड, कितने बीच में डीके हो गए। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, विच हैव डिकेड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T1 माइनस T2। क्या बात समझ में आता है। सो दिस इज योर आंसर, सो आंसर इज सी, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द हाफ लाइफ्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, if the half lives of radioactive element for alpha and beta decays are 4 years and 12 years respectively, the ratio of initial activity and that after 12 years will be, क्लियर है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको थ्योरी के दौरान नहीं बता पाया। क्या होता है कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है यहाँ पर, उससे एट ए टाइम दो टाइप से जो है मतलब रेडियोएक्टिविटी चल सकता है, क्लियर है। दो टाइप से चल सकता है, मतलब एट ए टाइम अल्फा पार्टिकल का भी एमिशन चल रहा है और बीटा पार्टिकल का भी एमिशन चल रहा है। हो सकता है दोनों का डिके कांस्टेंट अलग अलग हो, है ना। तो दोनों का जो है टाइम हाफ लाइफ भी अलग अलग होगा। मान लीजिए इसका हाफ लाइफ T1 है, इसका हाफ लाइफ T2 है, क्लियर है भाई। इसके हिसाब से हाफ लाइफ, इसके हिसाब से हाफ लाइफ। तो जो इस पूरे मटेरियल का जो नेट डिके चल रहा है, इसका जो हाफ लाइफ हो जाएगा ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा जानते हो, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये हो जाएगा, क्लियर है। तो दोस्तों देखिए हमें हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट फॉर अल्फा एंड बीटा दोनों का हमें गिवन है 4 इयर्स एंड 12 इयर्स। तो क्या हम नेट टी हाफ निकाल सकते हैं, बताइए कितना आ जाएगा, 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4। क्या बात समझ में आती ही, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 12 इंटू 4 बाई 16, ये हो जाएगा 4, सो दैट विल बी 3 इयर्स। तो हमें पूरा नेट जो हाफ लाइफ मिला वो कितना मिला दोस्तों, 3 इयर्स। 3 साल में जो है ये जो मेन मटेरियल है ये 3 साल में आधा हो जाता है, क्लियर है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है, रेशियो ऑफ इनिशियल एक्टिविटी एंड दैट ऑफ आफ्टर 12 इयर्स विल बी। मुझे बताइए कि यदि नेट हाफ लाइफ 3 साल है, नेट हाफ लाइफ दोस्तों यदि 3 साल है, तो 12 साल में कितना हाफ लाइफ आ जाएगा, 4 हाफ लाइफ आ जाएगा दोस्तों। और 4 हाफ लाइफ मुझे बताइए कि पहले यदि 100% था, है ना, तो उससे 50% कितने में हो गया, 1 हाफ लाइफ। फिर उससे 25 कितने में हो गया, 2 हाफ लाइफ में। फिर 25 से 12.5 3 हाफ लाइफ में, और 12.5 से 6.125 ये कितना हो जाएगा, 4 हाफ लाइफ में। तो दोस्तों 4 हाफ लाइफ में अल्टीमेटली कितना परसेंट हो जाएगा इनिशियल का, दैट विल बी 6.25%, सॉरी हाँ 6.25%, क्लियर है। सो दिस विल बी योर आंसर, क्लियर है। चलिए तो क्या ये बात आप समझ पाए हैं कि जब साइमल्टेनियस रेडियोएक्टिविटी चल रही हो एक सब्सटेंस में से, कि दो अलग अलग तरीके से जो है एमिशन चल रहा है, तो दोनों का जो है हमको अलग अलग हाफ लाइफ हमको गिवन हो, तो हम नेट हाफ लाइफ कितना हो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है। चलिए वेरी नाइस। अब दोस्तों हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज एनर्जी कॉन्सेप्ट, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन,
क्लियर है? तो आ जाओ दोस्तों, एनर्जी कॉन्सेप्ट में आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। नंबर 1 मास डिफेक्ट बताया था, फिर मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी बताई थी, फिर मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताया था। क्लियर है कि नहीं? फिर मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से अपने सारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन सबको जमा के मैंने आपको बताया था। फिर बताया था कि किस तरीके से स्टेबिलिटी जो है वो चेंज होती है, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं और कुछ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, कुछ 8 वाले होते हैं। तो 8 से कम जो भी है वो सब अनस्टेबल हैं। तो कुछ लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ हैवी न्यूक्लियाई होते हैं। हैवी न्यूक्लियाई जो है वो फिजन रिएक्शन करते हैं और जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड जो है यहाँ पर है। यदि आपको थ्योरी पढ़ना हो तो आप जाइए और न्यूक्लियस चैप्टर की थ्योरी देख लीजिए दोस्तों। कम से कम टाइम में इतनी बेस्ट थ्योरी आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, आई गारंटी फॉर दैट। क्लियर है दोस्तों? ये न्यूक्लियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर्स पढ़ाने में ना 7-7 दिन 8-8 दिन लग जाते हैं, बट 1 घंटे में इतना इफेक्टिव रिविजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स कम द फॉलोइंग फिजन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है। द फाइंड द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, मतलब इनका कहना ऐसा है कि इस रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो मुझे बताइए हम कैसे निकालते हैं भाई कितनी एनर्जी रिलीज हुई। दोस्तों नंबर 1 यदि हम ये निकाल सकें कि भाई साहब कितना मास डिफेक्ट है। दोस्तों जो मास डिफेक्ट होता है वो क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट है या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे मिलके हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। क्लियर है? तो भाई यदि मेरे को, अब हमें पता है कि भाई जो जिससे जो बनता है, जो अपनी मतलब अपने रिएक्टेंट्स हैं, है ना, उनका मास हमेशा प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा मास जो वो लॉस हो जाता है, वो लॉस्ट मास है वो क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट होके वो बाहर निकल जाता है। क्लियर है कि नहीं? और वही क्या हो जाता है, उनका बाइंडिंग एनर्जी बन जाता है। समझ में आई बात? तो देखिए हमें यहाँ पर देखिए ये पूरा मास गिवन है, मास ऑफ यू, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ सीजियम, मास ऑफ जर्कोनियम में भी, है ना। सो ये हमें इनके मासेस गिवन है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास का डिफरेंस कितना है? यदि वो मास का डिफरेंस हमें मिल जाए, मास डिफेक्ट मिल जाएगा, मास डिफेक्ट करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। और ऑब्वियसली जो एनर्जी मास डिफेक्ट की होती है वही एनर्जी तो लिबरेट हो जाती है यार। क्लियर है? तो देखिए यहां पर मैं एक बार फिर से रिएक्शन लिख देता हूं, 235 और न्यूट्रॉन। क्लियर है? फिर उसके बाद उससे बनता क्या है, सीजियम, है ना, 140 प्लस जर्कोनियम 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? प्लस क्या बन जाता है, 2 न्यूट्रॉन्स। अब दोस्तों यहां पर इस चीज को समझना आप कि हमें क्या करना है, हमें इसका टोटल मास निकालना है, इसका टोटल मास निकालना है ना। तो क्या होगा कि भाई इसका मास हमें ऑब्वियसली ज़्यादा मिलने वाला है, तो इसके मास में से यदि मैं ये मास माइनस कर दूं तो मुझे कितना डिफरेंस आया वो मालूम चल जाएगा। तो बस मास ऑफ यूरेनियम 235 कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 235.02 म्यू प्लस, बताइए न्यूट्रॉन का मास यहाँ पर कितना है, गिवन है 1 म्यू। क्लियर है? तो 1 म्यू में से मैं माइनस कर दूं इसका पूरे का मास। क्लियर है? तो इसका पूरे का मास, सीजियम 140 का मास कितना है दोस्तों, 139.9 म्यू देखिए गिवन है, प्लस जर्कोनियम का मास कितना है 93.9 म्यू और प्लस 2 न्यूट्रॉन का 2 × 1 म्यू। समझ में आई बात? तो ये दोस्तों हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर हमें मिल गया मास डिफेक्ट। और जब दोस्तों आप इस मास डिफेक्ट को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.22। देखो थोड़ा सा समय कम है इसीलिए मैं इसको डिटेल में जाके सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ के आगे बढ़ोगे, आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि एग्जाम आपको देना है। क्लियर है? तो भाई मैं यदि एक स्टेप छोड़ रहा हूं तो इसका मतलब आप नहीं छोड़ सकते, आपको यू हैव टू डू इट। आप बैठिए और पूरा इसको सॉल्व कीजिए। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों मास डिफेक्ट हमें मिला 0.2 म्यू। अब इस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी, तो मैंने आपको बताया था कि E = क्या होता है दोस्तों, डेल्टा mc²। क्लियर है? इससे निकाल लो, या फिर दोस्तों एक और तरीका आपको पता होना चाहिए, एनर्जी जो होता है वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर म्यू, ये होता है एनर्जी। क्लियर है? मतलब 1 म्यू के करस्पॉन्डिंग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो मुझे बताइए 0.2 के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी निकलेगी, एनर्जी विल बी 0.22 × 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो है इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 205 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये इतनी एनर्जी जो है मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग है और ये एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाने वाली है। क्लियर है? चलिए वेरी नाइस। सो अपन देख लीजिए स्क्रीन के सामने है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। आइए,
इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टू न्यूक्लियाई ए बी सी फ्यूजेस टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियस सी। चलिए ए प्लस बी फ्यूज होके जो है सी बन रहा है, वेरी नाइस। रिलीजिंग अ अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा ई, इस केस में जो है डेल्टा ई एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इफ द मास डिफेक्ट ऑफ द थ्री न्यूक्लियाई, अच्छा डेल्टा एम ए गिवन है, डेल्टा एम बी गिवन है और डेल्टा एम सी गिवन है। समझ आई बात, ये आपको गिवन है। तो पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों मुझे बताइए कि क्या आप ये रिलीज एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बताइए क्या आप निकाल पाओगे। देखो रिलीज एनर्जी इज इक्वल टू होता है फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी का। क्या आपको ये बात याद है? मतलब यदि हम सी का बाइंडिंग एनर्जी निकालें, उसमें से इन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर दें, तो क्या मेरे को ई मिल जाएगा? समझ आती है बात। अब मुझे बताइए कि मैं सी का बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालूं। दोस्तों हमें क्या सी का मास डिफेक्ट मालूम है? यदि सी का मास डिफेक्ट डेल्टा एम सी है तो बताइए बाइंडिंग एनर्जी इतनी एनर्जी होगी जिसके करस्पॉन्डिंग होगी जो निकल चुकी होगी, सो डेल्टा एम सी का स्क्वायर। फिर बाइंडिंग एनर्जी तो सी का है, ए का बताइए कितना हो जाएगा, डेल्टा एम ए सी स्क्वायर, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी बताइए कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बी सी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? तो बस तो फिर बचा क्या दोस्तों, डेल्टा ई इज इक्वल टू फाइनल बाइंडिंग एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी मतलब डेल्टा एम सी स्क्वायर माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी मतलब ए प्लस बी दोनों की बाइंडिंग एनर्जी, तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर प्लस डेल्टा एम बी सी स्क्वायर। समझ में आई बात? दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। दोस्तों सी स्क्वायर मैं हर जगह से कॉमन निकाल लूं तो डेल्टा ई बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एम सी माइनस, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी। क्लियर है? सो रिएक्शन होल्ड्स, यदि हम इसको इधर पर लेकर जाएं, इसको इधर पर लेकर आ जाएं, सो डेल्टा मास एम ए प्लस डेल्टा मास एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम सी माइनस डेल्टा ई बाई सी का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन गिवन है, डेल्टा एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी माइनस दिस का स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। क्या बात समझ में आता है? वेरी नाइस। आप देख लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। इट इज ऑन बम्बार्डिंग यूरेनियम 235 बाय अ स्लो न्यूट्रॉन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। इफ द पावर आउटपुट ऑफ एटॉमिक रिएक्टर इज 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द रेट ऑफ द फिजन विल बी। वेरी नाइस क्वेश्चन दोस्तों, है ना, और ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। तो आप देखोगे डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, या मैं आपको कहूँ कि जो फिजन रिएक्शन है, फिजन रिएक्शन में जो है नंबर 1 तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि मॉडरेटर क्या आपको याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो प्लीज गो व्यू माय वीडियो ऑन न्यूक्लियर थ्योरी। क्लियर है? उसमें आपको मिल जाएगा कि भाई क्या मॉडरेटर है, क्या फ्यूल हम यूज़ करते हैं, फिर क्या अपन मतलब रिफ्लेक्टर के तौर पर हम क्या यूज़ करते हैं, ये सारी बातें जो है आपको वहाँ पर मालूम चल जाएंगी। क्लियर है? तो दोस्तों अब उस पर बेस्ड ये दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इसको ज़रा हम समझते हैं। क्लियर है? ऑन बम्बार्डिंग यूरेनियम 235 बाय स्लो न्यूट्रॉन, 200 मतलब एक यूरेनियम से जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो हमसे पूछा है कि हमें इतना पावर आउटपुट चाहिए। दोस्तों पावर आउटपुट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पावर आउटपुट मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्लियर है? मुझे बताइए जब एक यूरेनियम फूटता है तो कितने एनर्जी निकलते हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो मान लीजिए कि पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड वो x जो है यूरेनियम फूट रहा है ना, तो मान लीजिए x यूरेनियम फूट रहा है तो x बाय 1 सेकेंड हो जाएगा, तो x पर सेकेंड हो गया। समझ में आई बात? मान लेते हैं कि एक सेकेंड में x नंबर ऑफ यूरेनियम 235 जो है फूट रहा है। क्लियर है? तो यदि 1 से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताइए पर सेकंड कितना एनर्जी रिलीज होगा, x इज इक्वल टू 10। तो ये अपन को पावर मिल गया, और जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.6 मेगावाट्स। क्लियर है? बस आपको इसे सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू बाकी चीज़ों को वहाँ ले जाइए 1.6, देखिए मेगा से तो मेगा कट जाएगा तो 1.6 ही बचेगा उधर, अपॉन 200 इंटू 10 मतलब 200 और ये 1.6। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का क्या वैल्यू रखना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। समझ में आई बात? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वैल्यूज गिवन ही इसलिए होती हैं ताकि वो आपस में कट जाएं। क्लियर है? सो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 टू द पावर -17।
क्लियर है। तो इसको देखो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ तो ये अपन को मिल जाएगा 0.5 मतलब ऊपर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस सॉरी प्लस 16, क्लियर है, 5 इंटू 10 टू द पावर प्लस 16, क्लियर है। सो दिस विल बी योर आंसर। क्या बात समझ में आती है आपको? फिर उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है और मुझे लगता है बिल्कुल सेम ऐसा का वैसा ही क्वेश्चन है। द एनर्जी रिलीज्ड बाय द फिजन ऑफ एन यूरेनियम एटम इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3.2 वॉट ऑफ पावर इज। दोस्तों हमें फिर पावर गिवन है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मान लीजिए x पर सेकेंड जो है x पर सेकेंड वो चल रहा है, मतलब कंजम्पशन चल रहा है नंबर ऑफ एटम, है ना। तो इज इक्वल टू पावर जो है 3.2। ये वापस इक्वेशन बन गया और आपको एज इट इज जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था सेम टू सेम वैसे ही इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, क्लियर है। सो फॉर नाउ इतना ही, ऑल द बेस्ट दोस्तों। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा और आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। नीट की डेट्स भी पास आ रही हैं तो दोस्तों खूब सारा पढ़ो, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी सो हार्ड, क्लियर है। वेरी ऑल द बेस्ट। आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप बिल्कुल आइए, फेसबुक पे आइए, मेरे पर्सनल नंबर पे जो है आप मुझे भी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच।